Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, as you can see, as usual, पहले हम ज़रा कोर्स प्लान से होते हुए कोर्स रिव्यू और फिर आज की क्लास की तरफ चलेंगे। तो हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेट एंड फॉर्मल लैंग्वेज का कोर्स जो है उसके पहले 2 वीक्स गुजार चुके हैं एंड as you can see the thrust of the course is on automata theory and we are concerned with the capabilities and limitations of computers. ये हमारा एक प्राइम गोल है इसमें और CLOs जैसा कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे और हम इसको दोबारा भी देखते रहेंगे जब आपकी थोड़ी सी टेक्निकल बेस स्ट्रांग हो जाएगी कोर्स में। और हमने इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स कोर्स में किए जिसमें इंट्रोडक्शन था, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थी, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस और लैंग्वेजेस भी हमने देखी थी और एब्स्ट्रैक्ट और फॉर्मल लैंग्वेजेस को भी देखा था। साथ अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को भी हमने इसमें चेक किया था इन द फर्स्ट 2 वीक्स। और ये हमने पहले 3 जो चैप्टर्स थे हमारे डैनियल आई ए कोहन विच इज़ आवर टेक्स्ट बुक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी, उससे हमने ये कवर किया था और साथ में आपको कुछ और भी रेफरेंस मटेरियल टाइम टू टाइम वीडियोस और लिंक्स देते रहते हैं। या जो अप्लाइड क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको अभी प्रिंटेड फॉर्म में तो नहीं दे सकता बिकॉज ओडीएल है, तो ऑनलाइन आपको नोट पैड पे वो नज़र आते रहते हैं और जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको फिर मैं क्वेश्चन सेट जो है वो अपलोड कर दूंगा ग्रुप पे और आपको डाउनलोड करके सॉल्व कर सका करेंगे। तो अभी हमारा जो थर्स्ट इन 2 वीक्स में है दैट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशंस, लॉजिकल एक्सप्रेशंस, और हम ये चैप्टर 4 से इसको हम कवर अप कर रहे हैं। ओके, तो मूविंग फर्दर थोड़ा सा हम कोर्स रिव्यू की तरफ चलते हैं। आप में से अगर किसी बच्चे को अपना रिज़ल्ट की देखना हो तो वो ग्रुप पे जाके दोबारा अनाउंस कर रहा हूँ, पहले कम स्टूडेंट्स से जो आपका स्टडी ग्रुप है FB पे, वहाँ जाके आप अपना ग्रेड चेक कर सकते हैं। और जिन बच्चों की क्यूरीज आई थी उनको मैंने टीम्स पे जो है वो इंटरटेन कर लिया था। कुछ बच्चों की व्हाट्सएप पे कॉल्स आई थी कल भी, आज भी, सुबह भी, तो आई हैव इंटरटेन्ड ऑल्दो आई वाज इन माय ऑफिस कि अगर कोई बच्चा खुद से आ सकता है तो वो पेपर कोविड-19 SOPs को फॉलो करके देख सकता था। ऑल्दो बस वगैरह तो नहीं चल रही बिकॉज कैंपस इज क्लोज्ड फॉर स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए भी वो 10 बजे के बाद जो है वो लिमिटेड सी जो ट्रांसपोर्ट है उस पर 50% स्टाफ जो है वो आता है, बाकी जो टीचिंग के लिए कैंपस बंद है फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो बट स्टिल आपकी जो क्यूरीज थी वो उस पर इंटरटेन किए और क्योंकि आपका ये ODL था तो आपने अवार्ड लिस्ट में देख ही लिया होगा कि ग्रेडिंग भी जो है वो काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स ओरिएंटेड थी ड्यू टू कोरोना, और आपका पूरा सेमेस्टर जो था प्रीवियस सेमेस्टर दैट वाज ऑनलाइन, तो उसको जहन में रखते हुए और फिर आपका वो माइनर भी था तो इस वजह से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स। और आई थिंक जरका के अलावा सब बच्चों ने इसको पास भी कर दिया। अली हैदर सामल का WF है और जरका का F है। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास द कोर्स, तो कांग्रेट्स फॉर दैट। Thank you, sir. वेलकम बेटा। और निम्रा बेटा वेरी गुड, आप हो गए, वर्दा, हिब्बा और आफ्ताब दे गॉट A+ बिकॉज माशाल्लाह आपका Thank you, 86 से sir. पर स्कोर था। वेलकम। और निम्रा का पेपर वाकई एग्जाम्पलरी था, यू गॉट 94 मार्क्स और वो भी शायद MCQ से आपके 1-2 डिडक्ट हुए होंगे मार्क्स, बाकी इट वाज अमेजिंग विद रेफरेंसेस था और बुक का तो सारा ही आपने बेटा लिखा था, साथ अपना भी ऐड किया था। बहुत एक्सेप्शनल पेपर था आपका माशाल्लाह। तो चलते हैं जी आज की क्लास की तरफ। बाकी बच्चों ने भी अच्छी अटेम्प्ट किया है जो 4 A+ में थे, जैसे वर्दा, हिब्बा और आफ्ताब। इन बच्चों की भी बहुत एग्जाम्पलरी पेपर से। निम्रा का आउट ऑफ द वे था, बहुत अप क्लास का था और उनसे थोड़े थोड़े मार्जिन से जो हैं वो
बाकी इसलिए आपके ए प्लसेज हैं बिकॉज ये एक्सेप्शनल पेपर्स थे। वैसे यूजुअली एक जो है वो अवार्ड होता है, लेकिन इसमें वर्दा की भी बड़ी अच्छी एफर्ट थी, आफ्ताब और हिब्बा की भी बहुत अच्छी एफर्ट थी। फिर जिन बच्चों ने ए ग्रेड लिया है उन्होंने भी वेरी गुड काम किया है। एक्सेप्शनल से ज़रा नीचे कर लीजिए, यानी ये जो ए प्लसेस के बच्चे थे इनके पेपर जो हैं वो निम्रा के तो विद रेफरेंसेस थे, और बाकी तीन बच्चों के भी बुक से एक्सेप्शनल थे। यानी एक बुक नॉलेज होता है ना, एक आपका अपना नॉलेज होता है इधर उधर से गेन किया हुआ, और एनालिटिकल रीजनिंग आपने की हुई होती है, तो वो टू द पॉइंट एक्यूरेट जो है वो था। और जिनके ए ग्रेड हैं उन बच्चों का भी माशाल्लाह, यानी जितना पूछा गया था उन्होंने सारा बुक के हिसाब से कंप्लीट जो है वो अपना कवर किया। तो बाकी सारे बच्चे भी ने भी अच्छा किया है, और आपके सबके ग्रेड्स अपर टिल्ट हैं। आई हैव सीन माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस थी कोर्स में, और सबसे अच्छी बात है कि कोर्स में किसी की सप्टी नहीं आई। जरका और अली हैदर के अलावा, जो कि अटेंडेंस की वजह से और एब्सेंट रहने की वजह से नहीं पास कर सके कोर्स, तो बाकी बच्चे जो हैं सारे पास कर गए हैं। तो जिनके नीचे भी ग्रेड्स हैं एक दो स्टूडेंट्स के, तो मेरी यही कोशिश थी कि जो बच्चे फेल हो रहे थे वो एक या दो स्टूडेंट्स थे, वो भी पास हो गए हैं इस कोर्स में, विच इज़ वेरी प्लेजेंट। ना सिर्फ पास हुए हैं बल्कि वो सी माइनस आई थिंक के अंदर फॉल कर गए हैं, क्योंकि ये माइनर और थ्योरेटिकल कोर्स था और फिर ओडीएल भी थी, तो इट वाजंट फेयर कि आपको ये दोबारा पढ़ना पड़े। बट दैट इज़ नॉट द केस विद दिस सेमेस्टर बेटा। इस सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोग्रामिंग है वो भी आपका कोर कोर्स है, और ऑटोमेटा थ्योरी जैसे मैंने कहा था एक पूरा एरिया है, थ्योरेटिकल कंप्यूटेशन ये भी कोर कोर्स है। तो इसमें आपको जो जिस बच्चे ने पास करना है उसको अर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आप इधर पास करोगे बेटा तो आगे जो इसके जुड़े हुए प्री रेक्स कोर्सेज हैं उनको पढ़ सकोगे। तो जो आपका मेजर कोर्सेज होते हैं उसमें जो स्टूडेंट आपका पास होता है वही पास होता है। बाकी ओडीएल अगर सिलसिला रहता है तो ग्रेडिंग ऑब्वियसली किसी हद तक आपकी रिलैक्स होती है। लेकिन मैं आपकी क्लास की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हूँ। अच्छी पढ़ने वाली क्लास है। फर्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक 34 के करीब बच्चे थे, 35, तो अभी 25-26 रह गए हैं। एक दो सीनियर भी आपके साथ डिपोर्ट होके वो रेलीगेट होकर आए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो क्लासेस वगैरह नहीं लेते। तो एनीवेज ओवरऑल आपकी जो आईसीटी की लैब थी उसमें भी मैं काफ़ी, आपकी क्लास अच्छी थी, आई थिंक उसमें भी सप्ली कोई नहीं थी। और जो अब पीपीआईएसटी आपने किया वो आपका मेजर कोर्स था आईसीटी की लैब, और प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड था। ये प्योर थ्योरेटिकल था जो कि ड्राई कोर्स होता है यूजुअली बच्चों के लिए। हिस्ट्री हो जाए या थ्योरी हो जाए मैनेजमेंट साइंसेस की या किसी भी तरह की, तो बच्चों को वो थोड़ी सी ड्राई लगती है। बट स्टिल आपकी परफॉर्मेंस अबव एवरेज थी माशाल्लाह, और यू आर अ गुड सेशन एज फार एज एकेडमिक्स आर कंसर्न। ओके जी, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सेमेस्टर भी ओडीएल से काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी इसमें, क्योंकि ये कोर कोर्सेज़ हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं भी पूरी एफ़र्ट करूँगा कि आप इसको समझ सकें, और आपकी भी पहले की तरह इसमें कोर्स में एफ़र्ट होगी। थैंक यू वेरी मच जी। तो आगे चलते हैं जी हमारे कोर्स की तरफ। तो अभी क्विकली कर लेते हैं जी कोर्स का रिव्यू, क्योंकि ये अच्छा होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके कुछ लेक्चर्स मिस हो जाते हैं, तो वो उनकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाती है। और क्लास में तीन तरह के स्टूडेंट्स होते हैं हमेशा, एक अबव एवरेज, एक एवरेज और एक बिलो एवरेज। तो टीचर का काम ये होता है कि बिलो एवरेज को साथ लेके चलना। तो अबव एवरेज और एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता होगा कि हर वीक जो है आप मैं कोर्स रिवाइज भी कर देता हूँ, और बाज़ औक़ात बहुत सिंपलर एग्जांपल्स को इन डेप्थ एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, लेकिन मेरा टारगेट होता है कि जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो भी साथ साथ जो है कोर्स पे चलते हैं। ओके जी, तो हमने बेटा चैप्टर 1 में, अभी मैं क्विकली रिवाइज करूँगा फिर हम चलेंगे आज की क्लास पे। एवोल्यूशन पढ़ी थी कंप्यूटर थ्योरी की। ये कोर्स क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें वो इमिटेशन गेम्स आपने देखी होगी, वो इस चैप्टर को पढ़ने से कम ड्रायर थी, क्योंकि तारीख पढ़ना बच्चों के लिए ज़रा मुश्किल होता है। तो इन फॉर्म ऑफ अ मूवी आपने ये सारी हिस्ट्री उसमें देखी, और आपको सिग्निफिकेंस भी पता चली कि कितने ज़्यादा सिग्निफिकेंस थी उस ज़माने में भी, और आज के दौर में तो कंप्यूटर्स के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, डिजिटल डिवाइसेस के।
पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। तो ये हमने सिग्निफिकेंस 1940 से लेके, किताब में डेविड हिल्बर्ट के टाइम से थी 1899, मूवी में 1940 से लेके वहाँ 45 में ख़त्म हो गई थी। फिर हमने लेक्चर के अंदर एक एनालिटिकल रीजनिंग की थी कि 50s की दहाई में इंसान की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा कंप्यूटर्स का, और 60s में, 70s में, 80s में, 90s में, और फिर 21वीं सदी के अंदर वी सॉ कि अब थर्स्ट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, रोबोटिक्स के ऊपर है, और ऑटोमेशन के ऊपर है बहुत ज़्यादा, और इसमें कंप्यूटर थ्योरी का काफ़ी किरदार है। तो ये हमने थोड़ी सी इसकी चैप्टर 1 में देखा था। फिर चैप्टर 2 स्टूडेंट्स आपको याद हो लैंग्वेजेस की डेफिनेशन की थी, एब्स्ट्रैक्ट और फॉर्मल लैंग्वेजेस को हमने पढ़ा था, और हमने कहा था कि फॉर्मल लैंग्वेजेस ही आगे चलेंगी, कोर्स का नाम ही थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस है, तो एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेजेस बस यहीं तक रह जाएंगी। एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेजेस को सादा ज़बान में लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। लिंग्विस्टिक्स का नॉलेज वो आर्ट्स की डोमेन में चला जाता है, और हम लोग लॉजिक को पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो इसके बाद हमने कुछ इसमें बुनियादी सिंबल सेट भी किया था जो हम इस कोर्स में इस्तेमाल करेंगे, ऑल्दो देयर इज़ नो स्टैंडर्डाइज सिंबल सेट। तो लेमडा और फाई और सेट थ्योरी से हमने काफ़ी सिंबल्स इसमें सिग्मा वगैरह बोरो किए थे, एंड वी सॉ इन दिस चैप्टर। और फिर हम चैप्टर 3 पे गए थे, और ये भी बैकग्राउंड का ही पोर्शन था। इसमें इसने थोड़ी सी रिकर्जन की बात की थी, बहुत बुनियादी सी, और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की इसने बात की थी, ठीक है। इन दो चीज़ों की बात की थी, ये इसने एक लैंग्वेज बताई थी। और हम रेस्ट ऑफ द कोर्स में रेगुलर लैंग्वेजेस को ही पढ़ेंगे। इसमें एक थ्योरम भी था आखिर में, बल्कि वो मेरा ख्याल है दूसरे चैप्टर के एंड में था। इसके थ्योरम तो बहुत ही सिंपल थे, ऊपर एक डेफिनेशन दी हुई थी और ये बताया हुआ था कि उस डेफिनेशन के हिसाब से फलां फलां सिंबल उसका पार्ट नहीं हो सकता। तो ये डिस्क्रिप्टिव थ्योरम्स थे। चैप्टर 2 के आखिर में आपने वो एक थ्योरम देखा था जिसमें किसी हद तक लॉजिक का किरदार था, कि लॉजिक के हिसाब से उसका सोल्यूशन बदल जाता था, ये वाला। तो अगर मैथमेटिकली देखें तो इट इज़ सेम, लॉजिकली देखें तो इट इज़ नॉट। इसमें लेंथ का फ़र्क पड़ जाएगा सेट्स में। तो ये हमने सॉल्व किया था, और यहाँ पे बैकग्राउंड हमारा ख़त्म हो जाता था। और तो ये बैकग्राउंड करने के बाद हमने इस कोर्स को स्टार्ट किया बेटा चैप्टर 4 से, और चैप्टर 4 से हमने मंतकी एक्सप्रेशंस यानी लॉजिक को एक्सप्रेशंस में लिखने का तरीका हम सीख रहे हैं। और हमने ये भी देखा था, ये जो मैथमेटिक्स है, ये फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड साइंस इज ह्यूमन एब्स्ट्रैक्शन रिगार्डिंग रियल थिंग्स। ये इंसान क्या एक सोच है, एक ख्याल है, जो कि वो रियल चीज़ों के बारे में अपने जहन में एक इमेजिनेशन क्रिएट करता है, और उसके ऊपर हम ऑपरेशंस करते हैं, चाहे वो ज्योमेट्री हो, कैलकुलस हो, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो। यही वजह है कि आपकी साइंस मुसलसल इवॉल्व करती रहती है। उसमें एक चीज़, पहले अगर सबसे जो छोटी कायनात में जो चीज़ थी वो अगर एटम थी, तो फिर एटम को भी बोहर एटॉमिक्स मॉडल, उसके अंदर भी उन्होंने उसके भी पार्टिकल्स बना दिए, और अब इलेक्ट्रॉन वगैरह इनको भी मज़ीद उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो साइंस एवॉल्व करती रहती है, यानी कि ह्यूमन एब्स्ट्रैक्शन जो है वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है बल्कि रियल चीज़ों की सोच है। इसी तरह से मैथमेटिक्स में बहुत से ऐसे थ्योरम्स हैं जो ऐसी चीज़ों को प्रूफ कर देते हैं जो रियलिटी में नहीं हो सकती, जैसे ट्री का रिवर्स ग्रो होना, बिल्डिंग का बगैर पिलर्स के खड़ा होना, फाउंडेशन के बगैर, यू कैन प्रूव इट इन मैथमेटिक्स। तो इसी तरह से लॉजिकल एक्सप्रेशंस लॉजिक को डिफाइन करती हैं एक्सप्रेशंस की शक्ल में, ये भी हमारी एब्स्ट्रैक्शन ही है। लेकिन इसमें ख्याल इस बात का रखा जाता है कि जो मंतक है, कायनात भी एक प्रिंसिपल पे बेस करती है ना, प्रिंसिपल लेस कोई चीज़ नहीं है हमारे चारों तरफ, किसी ना किसी रूल्स को फॉलो करती है। कायनात हो, इंसान हो, हमारे इर्द गिर्द सारी चीज़ें हैं किसी प्रिंसिपल के तहत काम कर रही हैं। उसे आप मस्ट कंडीशन कह लें, लॉजिक कह लें, मंतक कह लें। तो मंतकी एक्सप्रेशंस या लॉजिकल या रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं, वो चीज़ों के अंदर जो प्रिंसिपल है उसको लिखने का दूसरा नाम है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं इस कोर्स में कि हम लॉजिक को लर्न करें। तो ये थोड़ी सी मुश्किल बातें हो गई। आसान अल्फाज में हमने मस्ट कंडीशन या पैटर्न देखना होता है। जो भी हम एक्सप्रेशन पढ़ते हैं उसके अंदर हम पैटर्न को तलाश करते हैं। तो हमने इसमें बहुत से पैटर्न्स जो हैं इस चैप्टर में देखे, और साथ उनका क्लीनी स्टार क्लोजर और प्लस भी बनाकर हमने इसमें देखने की कोशिश की थी।
और हमने बहुत सी एग्जांपल्स बुक से ली थी, और हम मेरा ख्याल है लास्ट लेक्चर में इसकी फॉर्मल डेफिनेशन भी हमने कर ली थी, और कुछ रियल टाइम प्रॉब्लम्स भी कर लिए थे, एंड वी वर, और मैंने आपको कुछ कहा था कि आप ये घर में नोटबुक पे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, जैसे ये प्लस बी क्लोजर वाली एग्जांपल मैंने आपसे कही थी। उम्मीद है आप में से अक्सर बच्चों ने ये की होगी, और जिन्होंने नहीं की वो इसको कर लें चैप्टर 5 पे जाने से पहले, ताकि थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाए और फिर हम आगे जा सकें। कुछ जो बहुत हार्ड हैं, वो जो बहुत लार्जर हैं, उनको तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ईजियर हैं वो मैंने कहा था कि आप कर लीजिएगा। और हाँ जी, ये भी हमने कर दी थी आई थिंक, लैंग्वेजेस एसोसिएटेड विद रेगुलर एक्सप्रेशंस। ये इसने एक डेफिनेशन दी हुई है, एग्जॉस्टिव नहीं है लेकिन इस कोर्स में काम चल जाएगा। इसमें हमने बात की थी कि कंकैटिनेशन, चॉइस और क्लोजर, किसी रेगुलर एक्सप्रेशन का जो जवाब आता है वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन होती है, और लेमडा भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। साथ आपने एक और थ्योरम इस चैप्टर में देखना है कि ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर, जितनी भी फाइनाइट लैंग्वेजेस हैं वो रेगुलर हैं। ये आ गया थ्योरम 5। अच्छा, अब इसमें देखें, जो चीज़ इनफाइनाइट होती है उसमें हमें मस्ट कंडीशन को तलाश करना पड़ता है। सेट ऑफ इवन नंबर्स है, इसका एंड हम नहीं जान सकते, तो जहाँ तक हम इसको रीड कर सकते हैं, हम उसके जो सक्सेसिव टर्म्स आ रही हैं उसमें किसी पैटर्न की तलाश करने की कोशिश करते हैं, और हमें पता चल जाता है कि हर टर्म में 2 को ऐड करने से नेक्स्ट टर्म जो है सक्सेसिव टर्म हमें ऑब्टेन हो जाती है। तो हमें मस्ट कंडीशन उसकी पता चल गई, और हमने कहा कि इसमें रब्त या पैटर्न है इस सेट में, लैंग्वेज में, और ये रेगुलर है। ऐसे इनफाइनाइट सेट्स जिसमें कोई पैटर्न ना हो वो रेगुलर नहीं होते, और अभी हम मिड से पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं देखेंगे जो रेगुलर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेगुलर नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस नहीं है। कायनात में बहुत सी ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिन्हें सॉल्व नहीं किया जा सका, जिनमें कोई पैटर्न नज़र नहीं आता, तो वो नॉन रेगुलर होती है। मिसाल के तौर पे ब्लैक होल की प्रिंसिपल अभी तक नहीं पता चल सका कि वो किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। इंसान की ये जो कायनात की तख्लीक है, इसके बारे में भी सिर्फ एब्स्ट्रैक्शंस हैं, कोई मंतक नहीं, प्रिंसिपल नहीं इंसान को पता लग सका कि वो खुद एक और कायनात जो है वो बना ले, वो सिर्फ इसकी थ्योरीज पेश करते हैं। इसी तरह से जो लिविंग स्पीसीज हैं, इनको क्रिएट करने का प्रिंसिपल अभी तक साइंस को नहीं पता, इसीलिए हम बी जो है वो नहीं बना सकते, शहद की मक्खी है, या इंसान नहीं क्रिएट कर सकते। रोबोट्स ज़रूर हमने क्रिएट कर लिए हैं, लेकिन इंसान के अंदर इनोवेशन है, कंप्यूटर इनोवेट नहीं कर सकता। कि अगर आपने उसे होल नंबर की एडिशन बताई है, तो वो रियल नंबर से खुद ब खुद नहीं परफॉर्म कर सकेगा जब तक कि आप उसमें कोड ना करें। इंसान के माइंड में सलाहियत है कंप्यूटर से जो मुख्तलिफ है, ह्यूमंस कैन इनोवेट, दे हैव सिक्स सेंस, छठी हिस्स है, इनोवेशन है, जो कि वो इस्तेमाल करते हैं जो मशीन्स नहीं कर सकती। जब मशीन्स सिक्स सेंस के काबिल हो जाएंगी, तो जो आप फिक्शन मूवीज देखते हैं, मैट्रिक्स वगैरह, दे विल बिकम अ रियलिटी, वो भी अपने सर्वाइवल की बात करेंगे। तो ऐसी चीज़ें बहुत सी हैं कायनात में जिसका प्रिंसिपल पता नहीं है, मंतक या लॉजिक पता नहीं है, वो नॉन रेगुलर में फॉल करती हैं। वो हम जब वक्त आएगा मिड के बाद पढ़ेंगे। तो जितनी भी फाइनाइट चीज़ें हैं वो रेगुलर कहलाती हैं, चाहे वो तीन मुख्तलिफ चीज़ें। मैं एक सेट बनाता हूँ, उस सेट का पहला एलिमेंट मैं लिखता हूँ अलिफ, दूसरा एलिमेंट मैं लिखता हूँ ए, तीसरा एलिमेंट मैं लिखता हूँ अल्फा। अब इन तीनों में कोई रब्त, और चौथी मैं कोई पिक्चर बना देता हूँ, पांचवा मैं कोई मैथमेटिकल सिंबल उधर जो है वो लिख देता हूँ, छठा मैं लेमडा लिख देता हूँ, ठीक है, और सातवां मैं एक वॉइस रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, ठीक है। वो कोई 01 की स्ट्रीम बन जाएगी, वॉइस को अगर आप डिजिटल में कन्वर्ट करें। तो ये सेट रेगुलर होगा, और इसकी मंतक क्या होगी जी? इसकी मंतक क्या है जी? पहला लफ्ज अलीफ होगा इस सेट में, दूसरा लफ्ज ए होगा, तीसरा लफ्ज अल्फा होगा। यानी जितनी फाइनाइट सेट्स होते हैं कायनात में, उनको हम कहते हैं कि ये रेगुलर है। जो फाइनाइट चीज़ें हैं उनको हम रेगुलर तसव्वुर कर लेते हैं हमारी एब्स्ट्रक्शन में, और यहाँ पे जो प्रूफ हैं वो लॉजिकल तो नहीं दिए हुए, लेकिन बस उसमें प्लस का साइन ऐड करके उसने बोर्ड में लिख दिया और कहा है कि जी ये इसकी लॉजिक है, और ऑल फाइनाइट सेट्स आर रेगुलर।
तो आप इसको एज इज गिवन ले लेंगे कि जी फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर, क्योंकि अभी आप लॉजिक को पढ़ना शुरू कर रहे हैं इसलिए इसने कॉम्प्लेक्स प्रूफ्स नहीं दिए, ताकि बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये मुश्किल ना हो जाए कोर्स। लेकिन मैं आपको साथ साथ उसका बैकग्राउंड बताता जाता हूँ कि फाइनाइट लैंग्वेजेस रेगुलर क्यों हैं, और इनफाइनाइट लैंग्वेजेस ऐसी भी होती हैं कुछ जो रेगुलर ना हो। सेट ऑफ इवन नंबर, ऑड नंबर, ये तो रेगुलर है, लेकिन कुछ ऐसी भी लैंग्वेजेस हैं जैसे ब्लैक होल है, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है, क्रिएशन ऑफ अ बी है। ये ऐसी लॉजिक्स हैं जिनको अभी तक हल नहीं किया जा सका, और बल्कि लॉजिक समझ ही नहीं आई उसमें, और उसको फिर वो हम नॉन रेगुलर कंसीडर करते हैं। व्हेन द टाइम विल कम वी विल स्टडी टेक्निकली व्हाट आर नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, जो कि चैप्टर 9 में हमें जाके पता चलेगा आफ्टर मिड टर्म। तो ओके, हाउ हार्ड को भी स्टूडेंट्स हमने देखा था, और मैंने कहा था ये आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये आपकी बेस बना रहा है कि ग्राफ थ्योरी हम क्यों पढ़ेंगे, वाई वी आर गोइंग टू स्टडी लॉजिकल ग्राफ्स। उसकी रीज़न ये है, डायरेक्टेड यूनी डायरेक्शनल ग्राफ्स होंगे वो। उसकी रीज़न ये है कि रेगुलर एक्सप्रेशन बाज़ औक़ात, एक ए प्लस बी क्लोजर की रेगुलर एक्सप्रेशन मैं पूरे वाइट बोर्ड पे लिख सकता हूँ, और जब क्लास में मैं लेक्चर देता हूँ तो आई यूज टू राइट पहले 1 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन, देन हाफ बोर्ड, और देन फुल बोर्ड एक्सप्रेशंस। और बच्चों से मैं ये क्वेश्चन किया करता था कि आप बताएं बेटा कि ये कौन सी रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसका रब्त, रिलेशन, मस्ट कंडीशन, लॉजिक मुझे बताएं। तो 1-2 लाइन तक तो स्टूडेंट्स बता लेते हैं, उससे आगे मैं भी नहीं बता पाऊंगा। और अगर पूरे बोर्ड पे आप लिखते हैं और शायद एलन ट्यूरिंग को भी ले आएँ तो वो भी उसको एक्सप्लेन ना कर सके, क्योंकि इंसान के दिमाग की प्रोसेसिंग की एक लिमिट है। जिस तरह से आपने देखा एनिग्मा को ह्यूमन माइंड की प्रोसेसिंग से ब्रेक करना मुमकिन नहीं था, और उसके लिए फिर एक मशीन ही तैयार की गई, क्रिस्टोफर, जिसने उसका जो इंक्रिप्शन थी उसको डिक्रिप्ट किया। इसी तरह जो रेगुलर एक्सप्रेशंस होती हैं, ये बात जितनी अगर लेंथी हो जाएं तो ये बहुत हार्ड हो जाती हैं इसकी लॉजिक को जज करना। फिर बात आती है, अ पिक्चर रिप्रेजेंट्स 1,000 वर्ड्स, कि एक पिक्चर जो है वो 1000 लिखी हुई एक्सप्रेशंस को बड़ी आसानी से रिप्रेजेंट कर देती है। तो हम उसी पिक्चोरियल या ग्राफिकल फॉर्म में चैप्टर 5 के में जाएंगे। ये वाली जो एक्सप्रेशंस हैं आपको एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है, दे आर वेरी हार्ड, इट इज़ जस्ट टू शो यू हाउ हार्ड रेगुलर एक्सप्रेशंस आर। और ये बेस बना रहा है राइटर आपकी कि हम ग्राफ थ्योरी की तरफ क्यों जाना चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये जो स्मॉलर एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा था, आपने ये एक्सपैंड करनी है। अभी देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल है, ए क्लोजर बी क्लोजर का क्लोजर। और ये मैंने शायद किसी क्विज वगैरह में भी बच्चों से, सीपी एक्टिविटी में, क्विज में तो नहीं, सीपी एक्टिविटी में पूछी हुई है कि ये कैसे ए प्लस बी क्लोजर के बराबर होगी। अब हम अपने नोट पैड की तरफ चलते हैं, जो कि हम जिसमें हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर रहे थे। मैं वो नोट पैड ओपन करता हूँ। ये नोट पैड आ गया, तारीखी नोट पैड, जो कि वाइट बोर्ड का काम कर रहा है यहाँ पे। ओके, वेयर इज टीम्स। ओके जी, तो ये नोटपैड वो आ गया। और ये जो मैं आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दिखा रहा था, अब देखें ये बहुत सादा रेगुलर एक्सप्रेशन है, और अक्सर बच्चे इसे कहेंगे कि दिस इज़ नथिंग। हम तो इसको बड़ी आसानी से जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। आप में से कुछ बच्चों ने सैट दिया होगा मे बी, बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, और आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ISS भी दी होगी FSC के बाद, बच्चों ने और बच्चियों ने। यस सर। यस सर। तो उसमें आपको लॉजिकल एक्सप्रेशंस नज़र आई होंगी, पैटर्न बेस्ड। जो आपका इनिशियल टेस्ट होता है, IQ टेस्ट होता है, वो आप उसमें आपने ये देखा होगा। साथ ही जो बच्चे ISS B तक पहुंचे होंगे उन्होंने ये नोट किया होगा, वहाँ पे आपको वर्ड हरफों से जुमले बनाने होते हैं। आपको अलिफ,
ए बी सी या आपको वर्ड दिखाया जाता है, उससे आपने जुमला तैयार करना होता है बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ा कम वक्त होता है। वो जो पर्सन होता है आपको इन्विजिलेटर, वो बड़ी तेज़ी से कार्डबोर्ड पे दिखा रहा होता है हर, पर आपने जुमले बनाने होते हैं। फिर आपको एक पिक्चर दी जाती है, उससे आपने स्टोरी लिखनी होती है। ये सब क्यों किया जाता है? आपके माइंड को रीड करने के लिए, कि आपके दिमाग के अंदर क्या लॉजिक काम करती है। आर यू फिट फॉर मिलिट्री सर्विस और नॉट? आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है कि नहीं? तो इसमें जब आप क्विकली सेंटेंसेस बनाते हैं ना, तो आपका माइंड, जो आपकी छठी हिस्स होती है, वो काम कर रही होती है, आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट हो रही होती है उससे, ठीक है। और इसी तरह पिक्चर से जब आप स्टोरी बनाते हैं, तो आपकी असेसमेंट क्या है, लॉजिक आपके दिमाग की चेक हो रही होती है। और जब आप सीरीज को टेस्ट कर रहे होते हैं, तो उससे मकसद ये होता है सैट में या आईएसएसपी में, कि आपकी आईक्यू कितनी है। अगर आप लॉजिक को तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक को, तो आप इन अ कंडीशन ऑफ वॉर भी जल्दी डिसीजन ले पाएंगे। और अगर आप किसी सैट का एग्ज़ाम देके या बीएससी के बाद जीआरई देके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो आप अपनी पीएचडी या बीएससी इंजीनियरिंग या कोई भी बीएससी का प्रोग्राम अच्छी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। सो ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक रीजनिंग के टेस्ट आपके यूनिवर्सिटी में किसी भी लेवल पे, बाद में आप पीपीएससी या एफपीएससी के इम्तहानात देंगे, उसके अंदर भी आपके आईक्यू टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसमें आपके दिमाग की लॉजिक टेस्ट की जाती है। पर अनफॉर्चुनेटली एफएससी तक हमारे किसी भी क्लास में लॉजिक का सब्जेक्ट नहीं आता, तो एक लिहाज से बड़ा फेयर कंपटीशन भी हो जाता है। तो ये जो कोर्स है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, इसे जब आप प्रिपेयर करते हैं या आप कोई सीरीज को प्रिपेयर करते हैं, तो आप अपनी माइंड की जो आईक्यू है उसको शार्प कर रहे होते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग से ही आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी टास्क को। और वो प्रैक्टिस से आती है। आप किसी किताब में पढ़ते रहे हाउ टू ड्राइव अ मोटर बाइक और अ कार, आप 100 साल पढ़ते रहे, आपको ड्राइविंग नहीं आएगी, आपको सड़क पे ले जाया जाए तो आप अच्छी ड्राइविंग नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो फिर आपको जो है वो बड़ी आसानी से, ख़ास तौर पे मैनुअल कार्स और बाइक्स को चलाना चैलेंजिंग होता है शुरू शुरू में, व्हेन यू आर अ किड। तो आपका जो फर्स्ट गियर होता है कार में या बाइक में, वो अक्सर आपको ट्रबल करता है। वो जितना किताब में पढ़ लें, आपको प्रैक्टिस से ही, जब आपने 7th में 8th में ड्राइविंग सीखी होगी, तो आपने देखा होगा कि प्रैक्टिस से ही आपको वो जो फर्स्ट गियर है उसको करना आता है। सेम इज़ द केस विद सीरीज एंड लॉजिक, द मोर यू प्रैक्टिस, उतना क्विकर आप सॉल्व कर सकते हैं। और सैट में, आईएसएसबी में आपने देखा होगा कि आईक्यू टेस्ट में आपको सीरीज सारी आती होती है, लेकिन आप कुछ स्टूडेंट्स गिवन टाइम में सारी सॉल्व नहीं कर पाते। वो होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपने उसकी, या तो आपका आईक्यू कम है या आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होती, ठीक है। इसी तरह पिक्चर मैचिंग भी आपने अक्सर सैट में, आईएसएसबी में देखा होगा, 3 पिक्चर्स दी होती हैं, आपने उसके साथ की पिक्चर जो है वो अटैच करनी होती है वहाँ पे फोर्थ जाके, या सेकंड या थर्ड सीक्वेंस में। इसी तरह डायरेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, कि आपकी डायरेक्शंस दी हुई हैं, आपने मिसिंग डायरेक्शन वहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो ये सब लॉजिक के क्वेश्चंस हैं, जो आइदर टेस्ट योर आईक्यू और टेस्ट योर मेंटल थिंकिंग। और आपने ट्रुथ मशीन्स मूवीज में देखी होंगी, वो कैसे काम करती हैं, वो भी कंप्यूटर थ्योरी की ही इन्वेंशन है, कि उसमें इंसान की लॉजिक जो है सर्टेन पैरामीटर्स पे टेस्ट की जाती है थ्रू सर्टेन लैंग्वेजेस। सो एनीवेज, मैं यहाँ पे कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एग्जाम में आपको इस पेपर में सब कुछ आता होगा, लेकिन गिवन टाइम में आप उसी वक्त अच्छे नंबर ले पाएंगे जब आपने नोटबुक के ऊपर इन्हें सॉल्व भी किया होगा। अब ये देखिए, बड़ी आसान सी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन नज़र आ रही है, यही जब पेपर में अगर 10 आ जाएं और आपके पास सॉल्व करने का टाइम 1 मिनट हो एक एक्सप्रेशन का, नहीं होगी अगर आपने नोटबुक पे नहीं की होगी। आता आपको सब कुछ होगा, लेकिन गिवन टाइम में उस वक्त होगी जब प्रैक्टिस होगी। अभी देखिए ना, इसमें से देखने में तो ये बड़ी आसान लग रही है, इसमें लैम्डा तो बड़े आराम से जो है वो आ जाता है। अच्छा, अब इसमें से अगर सिंगल ए बनाना हो, तो देखिए हम आउटर की पावर लेंगे 1, बाहर वाले स्टैरिक की, ठीक है, उसकी पावर 1 ली, बी की पावर हम कर देंगे 0, बी के स्टैरिक की। यानी कि इसको मैं थोड़ा सा नीचे सॉल्व भी कर देता हूँ। अगर हम लें ए स्टैरिक, बी स्टैरिक होल टू पावर 1, अब इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया, हमने ए की पावर 1 ली, कनकैटिनेटेड बाय बी टू पावर 0, ठीक है। तो हमारे पास
ए इंटू लेमडा आ गया और हमारे पास ए आ गया। इसी तरह हमारे पास बी भी आ जाएगा। यहाँ तक तो आसान है, और डबल ए भी आसान है, ए बी भी आसान है, बी भी आसान है। अब ये वाली जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ ना, बी ए, ये थोड़ी सी कुछ बच्चों को चैलेंजिंग लगती है कि बी ए कैसे बन गया इसमें से। और बी ए बनाने के लिए अभी आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें। बताना नहीं है आपने कि मैं सारे स्टूडेंट्स को चाहता हूँ, कुछ को तो समझ आ गया होगा इसमें से बी ए कैसे निकल सकता है। किताब में आपने देखा है अभी ये चीज़ ए प्लस बी क्लोजर के बराबर है, ठीक है। ए प्लस बी क्लोजर में क्या होता है, ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, लेमडा ए बी, डबल ए बी बी और बी ए भी आएगा। तो आप तो कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि बी तो है ही बाद में, तो बी ए तो इसमें से बन ही नहीं सकता, ये तो गलत है, ये तो ए प्लस बी क्लोजर के बराबर नहीं हो सकता। और जल्दी में आप पेपर में या क्विज में ऐसे ही कर जाएंगे अगर आपने नोटबुक पे इसे एक्सपेंड नहीं किया होगा। और बाज़ औक़ात बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी गलती कर जाते हैं कि हाँ जी ये इक्वल नहीं है। मिसाल के तौर पे आपसे पूछा हुआ है एमसीक्यू में, ये चीज़ ए प्लस बी क्लोजर के बराबर है कि नहीं, तो आप जल्दी में इसे क्रॉस कर जाएंगे नॉट इक्वल, क्योंकि आप कहेंगे बी ए तो बन नहीं सकता। लेकिन स्टूडेंट्स आप में से अक्सर बच्चों को ये समझ आ गई होगी कि बीए कैसे बन सकता है। देखें, इसकी पावर मैंने 2 ली, ठीक है। 2 का मतलब है दिस इज कंकैटिनेटेड 2 टाइम्स, ये इसका मतलब है, ये वो अलजबरा वाला पावर 2 नहीं है, कंकैटिनेशन 2 टाइम्स, ठीक है। अब मेरा ख्याल है सारी क्लास को समझ आ गई होगी कि बीए कैसे बन सकता है। ये देखें, अब ए की पावर 0 ली, बी की पावर 1 ले ली, ठीक है। कंकैटिनेशन आपने अब ए लेना है आपने यहाँ से, तो ए की पावर 1 और बी की पावर 0। तो अब हमारे पास क्या आया यहाँ पे, लेमडा बी और इनटू आपके पास आ गया जी ए लेमडा। लेमडा जिससे मल्टीप्लाई होता है वही चीज़ खुद आ जाती है, तो रिजल्टेंट हुआ बी ए, सो यू गॉट बी ए हेयर। अब आप इससे सारे वर्ड्स बना सकते हैं, और कम से कम 3 लेटर्स तक आप ये काम किया कीजिए। चैप्टर 4 की हद तक तो करें, बाद में आप बेशक समझ लें। चैप्टर 4 में ये इस तरह की जो एक्सप्रेशंस हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जो टॉप के स्टूडेंट्स जो समझते हैं कि इस कोर्स में उनको अच्छी समझ आ रही है वो भी, और ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही उनको तो ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर कोर्स में हर कोई अच्छा नहीं होता। अगर कोई कोर्स आपको नहीं समझ आ रहा होता तो उसमें इतनी एफर्ट ज़रूर कीजिए कि आप उसमें पास हो जाएं। और अगर वो मेजर कोर्स है तो आपकी एफर्ट होनी चाहिए कि मैं मिड पॉइंट तक पहुंच जाऊं। तो जो कोर्स नहीं समझ आ रहा उसको हफ्ते में ज़्यादा टाइम दे दें, जिसमें आप अच्छे हैं वो डेफिनेटली थोड़ी एफर्ट से आपको समझ आ जाएगा। और सारे कोर्सेज में हर स्टूडेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको आसान लगते हों। कुछ आपको आसान लगेंगे, किसी का माइंड किस कोर्स में काम करता है, किसी बच्चे का माइंड किसी और कोर्स में काम करता है। कुछ बच्चे प्रोग्रामिंग में अच्छे होते हैं, कुछ न्यूमेरिक्स में अच्छे होते हैं, कुछ लॉजिक में अच्छे होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल कोर्सेज को जल्दी पिक करते हैं। सो अगर आपको नहीं समझ आती तो आप ज़्यादा टाइम एफर्ट उस पर स्पेंड करें। जो सवाल नहीं आते मैं क्लास के बाद भी आपको टाइम दे दूंगा। ओडीएल है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन स्टिल आई कैन हेल्प यू। तो आप उसमें अपनी, लेकिन हेल्प इस तरह से है ना बेटा, अभी हम पढ़ रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, आप इसी चैप्टर के क्वेश्चंस कीजिए। अगर आप पहले अभी पीछे तो कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन अगर आप 3 हफ्तों के बाद 4 हफ्तों बाद मुझसे पूछेंगे तो वो कोई इतनी अच्छी बात नहीं होगी। जैसे जैसे चल रहा होता है आप पढ़ें, जो नहीं समझ आता आप ये जो मंडे को लेक्चर 3 है मैंने इसलिए रखा है, मैं आपकी इसमें हेल्प जो है वो करूँगा। थर्सडे को भी 2 आवर्स होते हैं हमारे पास। तो ये देखने में बहुत सिंपलर एक्सप्रेशन थी, लेकिन ये आपको टफ टाइम दे सकती है। इस तरह की एक्सप्रेशन भी टफ टाइम दे सकती है अगर इसे मुख्तसर वक्त में आपने हल करना हो। एग्जाम्स में एमसीक्यूज में ये आ जाती है। इट विल बी चैलेंजिंग फॉर यू अनटिल अनलेस आपने नोटबुक पे इसे एक्सपैंड किया हुआ है और आपका माइंड फ़ौरन रीड कर लेता है कि बीए अगर मैं इसकी पावर 2 कंकैटिनेट लूँगा तो बीए इसमें से जनरेट हो सकता है। और ये किताब में आपको दिया हुआ है कि ये बराबर है, तो इसको आप एक्सपैंड करें। इसी तरह ये थोड़ी सी टफर आ रही थी, ये मैं आपको नहीं कह रहा कि इसको एक्सपैंड करें, ये तो नामुमकिन है। लेकिन जो स्मॉलर रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब आगे चलते हैं।
हाँ जी, मेरा ख्याल है यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी फिर डिस्कस करने वाली है। हमारे पास ये जो इवन इवन लैंग्वेज है, ये कौन सी लैंग्वेज है, इस पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ। ये 5वें चैप्टर में आएगी, 7वें चैप्टर में आएगी, 12वें में, ये आपकी जान नहीं छोड़ेगी, इसमें साथ साथ चलना है। लैम्डा भी चलता रहेगा और ये इवन इवन लैंग्वेज भी, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा हैं। ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जो रिजल्टेंट सेट बनेगा उसमें ए और बी की तादाद इवन होगी। और इसमें 3 टाइप्स हैं, इक्वल एस, इक्वल बीज, एल्टरिंग। एल्टरिंग में इन्होंने इस तरह से लैंग्वेज लिखी है किताब के राइटर ने कि अगर ए बी आया है तो साथ ए बी कंकैटिनेट होगा तब भी इवन इवन बन जाएंगे। इस ए बी के साथ मैं ये वाला बी ए कंकैटिनेट करूं तब भी ए और बी की तादाद बराबर हो जाएगी। और देखें स्टूडेंट, टाइप 3 में मल्टीप्लिकेशन या कंकैटिनेशन है, ये जमा नहीं है। चॉइस दी है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में। टाइप 3 अपने अंदर ए और बी को बैलेंस कर लेगी। देखें ये जो इसका पहला ए बी प्लस बी ए है, ये बैलेंस आउट हो रहा है लास्ट वाले ए बी प्लस बी ए से। और जो बीच वाला डबल ए प्लस डबल बी है, ये तो जनरेट ही इवन नंबर्स ऑफ एज एंड बीज करेगा, ठीक है। तो ये क्योंकि ये कंकैटिनेट हो रहा है, लिहाजा ये वाली चीज इसको बैलेंस कर रही है। ए बी बी ए को बैलेंस कर रहा है, और ये डबल ए प्लस डबल बी ये भी बैलेंस आउट हो रहा है आपके इस स्टैरिक के साथ। तो ये हमारी बड़ी अहम लैंग्वेज है। और आपने ऊपर देखें इसके क्लोजर लगा हुआ है। अब इसके क्लोजर की पावर अगर मैं 0 लूँ तो पहला लेटर क्या हो जाएगा आपके पास, मेरा ख्याल है इसे हमने एक्सपेंड किया नहीं, आज करते हैं इसको, नोट पैड पे एक्सपेंड करते हैं इसको भी। और ये जो एक्सपेंशन की प्रैक्टिस है ना, इससे आपको आहिस्ता आहिस्ता बड़ी तेज़ी से रेगुलर एक्सप्रेशन को हल करना आ जाएगा इसी प्रैक्टिस के साथ। तो अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ नोटपैड, और हम उस पर इसको ज़रा एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं इस लैंग्वेज को। ऑल्दो ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्योंकि ये आखिर तक चलनी है तो इसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये मैं बुक से देखता जाता हूँ। आप देखें इसमें क्लोजर, आप अपनी कंप्यूटर पे बुक भी खोल सकते हैं साथ। पूरी एक्सप्रेशन का क्लोजर था। जब पूरी एक्सप्रेशन का क्लोजर है तो पहला वर्ड इसमें जो जनरेट होगा वो ऑब्वियसली किसी भी चीज़ की पावर 0 लैम्डा होती है। तो वो हमारे पास लैम्डा आ गया। अब आप देखिए, अगर हम अपनी कंप्यूटर्स पे बुक में देखिएगा, पेज है 48, पेज 48 पे देखें इवन इवन की रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर मैं आउटर क्लोजर को पावर दे दूं 1, तो अब मेरे पास चॉइस है टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3। और तीनों टाइप से जो स्मॉलेस्ट, टाइप 1 से अगर मैं लेता हूं तो डबल ए बनेगा, टाइप 2 से स्टूडेंट्स मैं लेता हूं तो डबल बी सर बनेगा। दूसरा क्यों? हाँ, वो बुक आप अपनी कंप्यूटर पे खोल लेना, अपने कंप्यूटर पे ओपन करें, पेज नंबर 48 ओपन करें आप किताब का। ओके सर। 48 नंबर पेज में इस आरी को देखें। तो मैं इसी को देख के ही बता रहा हूँ। अब देखें इसमें 48 पेज पे ये जो आरी दी हुई है, अगर टाइप 1 की मैं बाहर वाले क्लोजर की पावर 1 ले लूँ तो मेरे पास क्या चॉइस है, टाइप 1 को चूज करूंगा या टाइप 2 को चूज करूंगा या टाइप 3 को। टाइप 1 से स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या बन रहा है, डबल ए। इसकी जो लेक्सिको में इसके हरफों की तादाद है 2। टाइप 2 को अगर मैं चूज करता हूँ तब भी इसके जो अल्फाज हैं, लेटर्स की तादाद है 2। और अगर मैं टाइप 3 से कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेना चाहूँ तो वो कैसे होगा कि मैं दरमियान में जो डबल ए प्लस डबल बी का क्लोजर दिया हुआ है इसकी पावर ले लूँगा 0, यानी कि यहाँ से आ जाएगा लेमडा, और मेरे पास क्या बच जाएगा, ए बी प्लस बी ए इंटू ए बी प्लस बी ए। यानी कि अगर मैं टाइप 3 चूज करूंगा तो लेटर की तादाद 4 होगी। पहले वाले ए बी प्लस बी ए में से कोई एक आप लोगे, 2 लेटर का लफ्ज। अगला कॉन्कैटिनेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में है, लेना पड़ेगा। ए बी प्लस बी है, इसमें से भी एक लेंगे। तो यानी कि 2, टाइप 1 से 2, टाइप 2 से 2 और टाइप 3 से मिनिमम 4 मिल रहे हैं। तो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग है, हम 2 वाले लेटर्स इसमें लिखेंगे, यानी कि अब आप नोट पैड पे देखें, आपको खुद ही समझ आ गई होगी, डबल ए और डबल बी आ जाएगा, यानी टाइप 1 और टाइप 2 का काम इसमें आ जाएगा। अब वापस किताब पे देखिए और आपको पता चल रहा होगा कि 3 लेटर तो इसमें आ नहीं सकते इस लैंग्वेज में।
ऊपर क्लोजर है, अंदर डबल डबल लेटर्स हैं या 4 वाले। तो अब पावर 1 ही है आउटर क्लोजर की। अब हम टाइप 3 को अगर हम सिलेक्ट करें तो हमारे पास देखें 4 वाले लेटर आ जाएंगे। और किताब से आपने देखें, अगर मैं पहले से ए बी लेता हूँ और दूसरे से भी ए बी ले लेता हूँ तो ये लेटर बन जाएगा। फिर मैं पहले से ए बी लेता हूँ और दूसरे वाले से मैं बी ए ले लेता हूँ तो ये लेटर बन जाएगा, ठीक है। फिर पहले से मैं बी ए लेता हूँ और दूसरे से मैं ए बी ले लेता हूँ तो ये लेटर बन जाएगा। फिर मैं पहले से बी ए लेता हूँ और दूसरे से भी बी ए ले लेता हूँ तो ये लेटर बन जाएगा। तो ये अब मेरे पास 4 वाला सेट आ गया। और इसी 4 के सेट में अब अगर मैं पावर, ये 1 की पावर तो सॉल्व हो गई क्लोजर की। अब किताब में आप देखिए, अगर मैं पावर 2 ले लूँ ऊपर की तो क्या होगा। 2 की पावर का मतलब है कि यहाँ पे हम लिखते हैं नोटपैड में टाइप 1 प्लस टाइप 2 प्लस टाइप 3 into concatenated by type 1 प्लस टाइप 2 प्लस टाइप 3। ये इसका मतलब हो जाएगा। यानी मैंने पावर 2 ली आउटर क्लोजर की तो ये अब आपस में कनकैटिनेट हो रहे हैं। अब टाइप 1 में क्या था, डबल ए, और दूसरी तरफ भी सेम एक्सप्रेशन है। तो हम अगर अब देखें 4 में हम 4 दफ़ा ए बना सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने टाइप 1 से डबल ए लिया और वहाँ डबल बी से इसको कनकैटिनेट कर दिया, ये बन गया। फिर मैंने पहले वाले में से टाइप 2 का लिया मैंने बी बी, तो मैं यहाँ पे अब डबल बी और दूसरी से मैंने ले लिया डबल ए। फिर मैंने टाइप इधर से टाइप 2 ली पहले सेट से और दूसरे सेट से मैंने जो है वो भी डबल बी ले लिया, तो ये मेरे पास बन गया, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इस सेट को। तो अब इस पे गौर करें, ज़ीरो को हमने इवन समझा हुआ है इसलिए हमने प्लस नहीं लिखा। अगर ज़ीरो को इवन ना समझे तो उधर हम प्लस लिख देंगे। मैथ्स में आपस में मैथमेटिशियन की लड़ाई है, कुछ कहते हैं कि ज़ीरो इवन है और कुछ नहीं मानते उसे। तो डैनियल, ये जो राइटर है किताब का, इसने इसको इवन लिया हुआ। अब देखें ये वाला लेटर, कोई भी लेटर उठाएं उसमें ए और बी की तादाद इवन होगी। लैम्डा में ए भी ज़ीरो है, बी भी ज़ीरो है, इवन हो गए अगर ज़ीरो इवन समझते हैं हम। डबल ए में 2 एज हैं, बी ज़ीरो है, ए और बी दोनों इवन हो गए। डबल बी में ए ज़ीरो है और बी 2 है, दोनों इवन हो गए। इस ए बी में 2 ए हैं 2 बी हैं, दोनों इवन हो गए। इस ए डबल बी ए में ए बी 2 हैं बी भी 2 हैं, फिर इवन हो गया। फिर बी डबल ए बी में बी भी 2 हैं ए भी 2 हैं, इवन हो गया। यानी कि लैंग्वेज की मस्ट कंडीशन उसके हर वर्ड में रिफ्लेक्ट होती है। इस लैंग्वेज, पूरी लैंग्वेज में कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं आएगा जिसमें और भी इवन ना हो, क्योंकि ये इसकी मस्ट कंडीशन लॉजिक या मंतक है। यानी रेगुलर एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होगी जिसमें पैटर्न ए टू जी सेट या लैंग्वेज के शुरू से उसके आखिरी लफ्ज़ तक वो फॉलो होगा, तो वो लैंग्वेज रेगुलर होगी। और जब हम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस पढ़ेंगे तो वो ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कहीं जाके उनका पैटर्न चेंज हो जाता है या वो फॉलो नहीं करती, ठीक है। तो जो मशीन्स होती हैं ना, वो कंप्यूटर जो है ये एक रेगुलर मशीन है, ये पैटर्न के बाहर काम नहीं करता। पैटर्न के बाहर अगर ये काम करना शुरू कर देगा तो फिर आपकी मैट्रिक्स मूवी रियलिटी में हो जाएगी, आई रोबोट बन जाएगी, ठीक है। फिर हम पढ़ते क्यों हैं नॉन रेगुलर? क्योंकि हमने कायनात को स्टडी करना है और हम उसको स्टडी करके उसे ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं बहुत सी चीज़ों को। देखें पहले सब कुछ एनालॉग था, अब ग्रेजुअली काफ़ी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। बहुत से हमारे काम डिजिटल हो गए हैं, ठीक है। वॉइस, आप जो वॉइस है या तस्वीर है, पिक्चर्स हैं, उसको फ्रेम्स में आप डिजिटली उसको प्ले कर सकते हैं क्योंकि उसकी लॉजिक नोन हो गई है, वो रेगुलर कर ली है। जो नॉन रेगुलर चीज़ें होती हैं उनको भी इवेंचुअली पढ़ के रेगुलर किया जा सकता है अगर उसकी पूरी लॉजिक समझ में आ जाए, एज पर साइंस, ठीक है। रिलीजन को मैं अभी बीच में नहीं ला रहा हूँ क्योंकि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो एज पर साइंस जब उसकी नोन हो जाती है लॉजिक तो हम उसको डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो वापस किताब की तरफ अब चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरह से ना आपने एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आहिस्ता आहिस्ता
7-8 हफ्तों के बाद आपके माइंड में ये खुद ही सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी आरिस। वो आपको ज़रूरत ही नहीं होगी कि आप पेपर पे लिख के और उसको आप सॉल्व करें। लेकिन शुरू शुरू में इट इज़ नेसेसरी कि आप इस तरह का काम जो है वो परफॉर्म करें। इसके बाद आ जाती है जी, ये इसने बल्कि सेट एक्सपैंड भी किया हुआ है, देखें लेमडा डबल ए डबल बी 4 A's, ये इसने यहाँ पे एक्सपैंड भी किया हुआ है। ये आप उस तरह से सॉल्व करके एक्सपैंड कर सकते हैं। अब आ जाती हैं जी एक्सरसाइज। तो ये काफ़ी बुनियादी एक्सरसाइज है, इसमें आपको रियल टाइम प्रॉब्लम एक भी नहीं मिलेगा। जैसे हेड टेल है, जैसे कोई लूडो या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, वो हम खुद ही सॉल्व किया करेंगे। अभी तो मैंने नोटपैड पे दिए हैं, जब ग्राफ थ्योरी आएगी तो मैं आपको प्रॉब्लम सेट दिया करूँगा, वो आपने सॉल्व करना होगा। तो अभी देखें इसमें किस तरह के सवाल हैं। लेट R1, R2 एंड R3 be three regular expressions, show that the language associated with this is the same as the language associated with this। ये ऊपर डेफिनेशन में भी दिया हुआ था। इसका सिंपल तरीका है, इसमें आपने कोई पुट कर लेनी है। R1 इज इक्वल टू दिस R2, ये अब टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 हो गया ना, देखें। तो आपने इसमें कोई चीज़ पुट कर लेनी है और वो इवेंचुअली बराबर ही आएगा। इसी तरह इसने ये यहाँ पे, ये आपने मैथ्स में भी किया होगा बाय द वे, वहाँ पे सेट का नाम था, यहाँ लैंग्वेज लिख दिया इसने। तो ये बहुत आसान सवाल है। आप इस R1, R2, R3 को टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 की तरह कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन डालिए, किताब से ही उठा के या खुद बना लें। और आपको पता है कि अकेला लेटर भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होती है, लैम्डा भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आप ये इसमें पुट करके तो आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, ठीक है। जिस तरह से आपने दूसरे की थी वैसे आप इसकी एक्सरसाइज भी अब सॉल्व कीजिए। मैं आपसे ये जो वीकेंड है उस पर मैं वो जो सोल्यूशन बना हुआ है मैंने सीनियर के फॉरम पे शेयर किया हुआ है, तो वो वहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। अच्छा, फॉर प्रॉब्लम्स 2 through 11 कंस्ट्रक्ट एन आरई डिफाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ओवर द इनपुट अल्फाबेट सिग्मा। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आपने सेट किया, लैंग्वेज की देनी है, आसानी काम है। तो आप अपने अल्फाज में जैसे भी बनाना चाहें इस सेट को बता सकते हैं। ऑल वर्ड्स इन विच ए अपीयर्स ट्रिपल्ड if at all, this means that every clump of A contains 3, 6 और 9, ठीक है। अब इसको आप अपने जो है अच्छा आपने आरी बनानी है, ठीक है ठीक है। अब आपने आरी लिखनी है जिसमें A 3 और उससे ज़्यादा हो। अब वो आप सिंपल उसका पहले सेट ले लीजिए। सेट में आप देखें क्या होगा, 3 ए होंगे, फिर 6 ए होंगे, फिर 9 एज होंगे, ठीक है। तो इसकी आरी जो है वो बड़ी सिंपल सी है। अब अगर मैं कुछ बच्चों के माइंड में सॉल्व भी हो गई होगी, ट्रिपल ए का क्लोजर मैं अगर ले लूं तो काम बन नहीं जाता। ट्रिपल ए के क्लोजर से क्या होगा, आपके पास जो है वो, लेकिन क्लोजर में एक चीज है, लेकिन इसने यहाँ लिखा है ऑल lambda वर्ड इन विच ए अपीयर ट्रिपल इफ एट ऑल, यानी कि कोई ऐसा वर्ड भी होगा जिसमें ए ना आता हो। अब लैम्डा एक ऐसी चीज है जिसमें ए अकर ही नहीं हुआ, ठीक है। हम ट्रिपल ए का प्लस भी ले सकते हैं अगर ये लफ्ज ना होता यहाँ पे इफ एट ऑल। सम, इफ एट ऑल, इसमें लैम्डा की गुंजाइश बच जाती है, ठीक है। All words in which A appears tripled, if at all, this means that every clumps of A contain 3 or 6 or 9 or 12 A's, if at all। लेकिन अगर आप प्लस भी लिख देते हैं सम में तो गलत शुमार होगा, सम में लैम्डा का होना लाजमी है। इफ एट ऑल एक जेनेरिक लफ्ज है, अगर आप क्लोजर लिखें तब भी दुरुस्त है, प्लस लिखें तब भी दुरुस्त है। क्योंकि लैम्डा में आप कह सकते हैं कि जी इसने कहा था इफ ए इफ एट ऑल कि अगर ए अपीयर होता है तो वो 3 के साथ हो। तो लैम्डा में ए है ही नहीं, तो लैम्डा भी इसका हिस्सा बन सकता है। लेकिन अगर आप इसको नहीं कंसीडर करना चाहते, लैम्डा के साथ ज्यादा मुनासिब है ये इफ एट ऑल लिखा हुआ है, प्लस भी करेंगे तो भी ठीक होगा। आगे देखें, ऑल वर्ड दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन ऑफ द स्ट्रिंग्स, तमाम वर्ड जिसमें कम से कम एक स्ट्रिंग हो। इसका बहुत आसान हल है, आप सोचिएगा। देखें, एटलीस्ट वन का मतलब है चॉइस है, या S1 ना करो या S2 या S3 या S4, कोई इसने और लिख भी दिया। चॉइस क्या होती है, प्लस, ठीक है। तो प्लस के साथ किसी और चीज से इसे कंकैटिनेट कर दे, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4,
कंकैटिनेटेड बाय समथिंग, ऊपर देखो सिग्मा क्या दिया हुआ है, ए और बी। तो S1 प्लस S2 प्लस S3, यानी ये भी किसी चीज के बराबर होंगे, ये खुद इनपुट अल्फाबेट नहीं है S, क्योंकि ऊपर आपको बताया हुआ है कि प्रॉब्लम 2 से 11 में इनपुट अल्फाबेट क्या है स्टूडेंट्स, A और B, यानी कि विच मींस ये वो S1 का मतलब है जैसे ऊपर टाइप 1 लिखी हुई थी, तो आप इसको किसी चीज के बराबर लीजिए, इनमें प्लस डालिए और इसे कनकैटिनेट कर दें A प्लस बी के क्लोजर से, तो ये आपका सवाल भी हल हो जाएगा। हाँ ये देखें, ये आप सोचिएगा खुद। कुछ सवाल ये तो बहुत आसान थे ना, 2 3 मैंने बता दी, ये अब थोड़ा कुछ बच्चों ने तो सॉल्व कर लिया होगा लेकिन सब ने नहीं किया होगा, तो ये आपने अपनी नोटबुक पे सोच के करना है। ऑल वर्ड्स दैट कंटेन एग्जैक्टली 2 B's और एग्जैक्टली 3 B's, नॉट मोर। ये भी आसान है, उसने बता दिया, उसको सिर्फ एक्सप्रेशन की शक्ल में लिखना है। 2 हों या 3 भी आए, इससे ज्यादा ना आए। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ऑल स्ट्रिंग दैट एंड इन अ डबल लेटर, ये जो है ना एक्सरसाइज इस तरह से आपने पढ़ते जानी है। 11 तक तो आपने आरिज बनानी है। 12 में देखें, लेट अस रिकंसीडर द रेगुलर एक्सप्रेशन, ये रेगुलर एक्सप्रेशन आ गई थी। इसको देखते ही आपको समझ आ गई होगी, इसका पहला लेटर है ए बी, इसको भी जीरो कर दिया, इसको भी जीरो कर दिया, इसको भी, ये 3 लैम्डा हो गए, बचा क्या, ए बी, यानी ए बी जो है हमेशा हर लेटर में ए बी होगा। अब देखेंगे 12वें सवाल से ये वाला सवाल आपको हल होता नजर आ रहा है, 2 B's और 3 B's वाला। तो ये आप कोशिश कीजिएगा, जो चैलेंजिंग है कुछ इसमें आ रही, लेकिन जब आप सोचेंगे सॉल्व करेंगे फिर आपको उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, तो आप सेल्फ चेक करके अपनी गलती अगर कहीं हो जाती है तो उसे दुरुस्त कर सकते सर हैं। जी सर ये ए बी तो आएगा मतलब हर दफा, लेकिन ये जो 3 है जिनके अंदर क्लोजर है, इनमें से मतलब एट अ टाइम एक को जब लेंगे मतलब ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं एक टाइम में ना, इस बिल्कुल, तरह ही है ना। तो 3 है तो मतलब तीनों का एक एक लेंगे। वो अब लेक्सिकोग्राफिक के हिसाब से आपने एक्सपेंड करना है। आप तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे 2 वाला लेटर तो ए बी बन गया। अब यस उसके सर। बाद आप देखिए 3 वाला लेटर कहाँ कहाँ से बनता है। अगर मैं दूसरे और तीसरे को जीरो कर दूं, पहले से कोई लेटर ले लूं तो भी 3 वाला बन जाएगा, ए या बी ले लूं। फिर मैं पहले और यस तीसरे को जीरो कर दूं, दूसरे से कोई लेटर ले लूं तो भी 3 बन जाएगा। फिर मैं पहले और दूसरे को जीरो कर दूं और तीसरे से ए बी ले लूं तो भी 3 का लेटर बन जाएगा। इस तरह आपने एक्सपेंड करना है। और जहां पे लेटर रिपीट हो रहा हो, मिसाल के तौर पे दो दो ए प्लस बी के क्लोजर को खोलने से एक ही लफ्ज 2 दफा बन गया, तो आप एक को डिस्कार्ड कर दें, एक को सेट में रहने दें। तो यानी कि हमने तो लेक्स के हिसाब से चलना है, पहले 2 वाले फिर 3 वाले, और रैंडमली हमने सबको ही ओपन करना है, पहले को दूसरे को तीसरे को, एक्सपेंड करते जाएं। जहां अल्फाज रिपीट हों वहां पे रिपीटेड लफ्ज को ड्रॉप कर दें और आपका फाइनल सेट बन जाएगा। ये वैसे ये कह रहा है ये वाली चीज इसके बराबर है, नीचे वाले के देखें, और ये बराबर है, आपने इसे एक्सपेंड करना है 3 लेटर तक। ठीक है, 3 लेटर तक एक्सपेंड करें, काफी हो जाएगा। ठीक है, और आप उसे शो कर सकते हैं कि ये बराबर चल रहा है। फिर अगेन शो करने वाली है सर ये। जी सर अगर हम सिंपल ए प्लस बी का होल क्लोजर ले लें तो उसमें भी हमारे पास डबल बी और ट्रिपल बी आ सकते हैं ना, उनकी पावर, होल की पावर को चेंज कर करके। आ सकते हैं, लेकिन उसमें देखिए ना ये क्या कह रहा है, इसने बोला है कि किधर गया, 7वां था, चौथा सवाल था, हाँ। ऑल वर्ड्स, तमाम अल्फाज, दैट कंटेन एग्जैक्टली 2 B's ठीक है, और एग्जैक्टली 3 B's, यानी कि ए ठीक है जितने सर। भी हों, लेकिन बी अगर आएंगे तो बी 2 होंगे या बी 3 होंगे। ओके तो सर। ये चीज़ अब आपने देखनी है कि ए कितने भी हो सकते हैं। तो ये सोचिएगा और फिर मैं इसका सलूशन पोस्ट करूंगा, तो जो नहीं सॉल्व होगा वो आप करेक्ट कर देंगे। और ये काफ़ी लेंथी सवाल है, ये सेकंड वाला देखें, और थर्ड तो बहुत ही आपको मतलब इतना मुश्किल नहीं है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। इससे ये राइटर आपकी प्रैक्टिस कराना चाह रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी टाइम लेगा आपका,
बन जाएगा ये सारा कुछ, लेकिन 3 लेटर तक बस आपने बनाने, 3 से ज़्यादा नहीं। तो इसमें भी 3 लेटर बहुत होते हैं एक्सपैंड करना। Is 3 the last variation of the theme, or there are more beats left? जाहिर बात है, इनफाइनाइटली मैनी रेगुलर एक्सप्रेशंस होती हैं हर लॉजिक की। ये इसने ये सवाल पूछा हुआ है कि और भी बन सकती हैं, मिलियंस बिलियंस इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबल आरीज बन सकती हैं। और इस सेट की तो बहुत आसान है, हर दफ़ा ए प्लस बी क्लोजर को ए प्लस बी क्लोजर से कंकैटिनेट करते जाएं इन्फिनिटी तक, एक ही लैंग्वेज है। ए प्लस बी क्लोजर, फिर अगला लिखें ए प्लस बी क्लोजर इंटू ए प्लस बी क्लोजर, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स n टाइम्स, वो सेट सेम ही होगा। सेम होगा अरिथमेटिकली, लॉजिकली लेंथ में फ़र्क ज़रूर आएगा, लेकिन हम इसको सेम ही कंसीडर करते हैं क्योंकि हमें आखिरी लेटर तो पता नहीं है, तो इस वजह से इनफाइनाइट है, हम इसे सेम कंसीडर कर लेते हैं। अब इसने आगे थोड़े सोचने वाले सवाल हैं। We have defined the product of two sets of strings in general. If we apply this to the case where both factors are the same, set s is equal to t, we obtain square s closure. Similarly, we can define s cube s to power 4, so that it makes some sense to write s closure is equal to this, s plus is equal to this. Simple है। ये जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं क्लोजर को, तो क्या होता है, क्लोजर में करते हैं हम क्या है, पहले पावर 0 लेते हैं, फिर सेट की पावर 1 लेते हैं, ठीक है, फिर सेट की पावर हम 2 लेते हैं, फिर 3 लेते हैं, ठीक है। s और ये जो s1 है, दे आर द सेम। वी कैन राइट इन बोथ वेज, बट सिंपल s मींस इनपुट अल्फाबेट रिपीट जब होते हैं तो वो, ये मैं नोट पैड पे ही समझाऊँ, s और s टू पावर 1। वी गो टू द नोट पैड फॉर दिस। नोट पैड, अच्छा अब ये देखिए आपके, अगर मेरे पास कोई सेट s है जो कि बराबर है ए और बी के, अब इस सेट की पावर 0 मैं लूंगा, वो आ जाएगी लैम्डा। इस सेट को मैं ऐसे लिखूं, इसका मतलब है ए और बी इटसेल्फ, और इसकी पावर मैं 1 लिखूं, तब भी इसका मतलब है ए और बी इटसेल्फ। सेट थ्योरी में वी कैन नॉट रिपीट लेटर्स। एक मिनट जी, कोई मैसेज आया है, लेट मी चेक इफ इट इज ऑफ सम स्टूडेंट। ओके, तो ये चीज़ अब 2 दफ़ा ए 2 दफ़ा बी आएगा। हम s टू पावर 1 को s भी लिख सकते हैं और s1 भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कोई और चीज़ आ गई है जो कि पावर लेस है। सो मैथमेटिक्स में वी कैन राइट s1 एंड s इन द सेम मैनर। s से मुराद है हरूफ तहज्जी अलग अलग, a और b सेपरेट, तो s सेट खुद होता है। लेकिन जब हम इसको s टू पावर 1 लेते हैं तो भी वही चीज़ आती है। तो जो रिजल्टेंट सेट होता है उसमें हम एक दफ़ा इसे लिखते हैं। तो क्लीनी स्टार क्लोजर क्या होता है आपके पास, फिर पावर 2 लेते हैं, फिर 3 लेते हैं, फिर 4 लेते हैं, और लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग में सारा सेट लिख देते हैं। s प्लस में हम शुरू करते हैं जी हरूफ तहज्जी से, फिर उसकी पावर 1 2 3 और n, तो दीज आर द सेम। तो आपने इसमें कोई भी सेट लेके उसे एक्सपैंड करके शो कर देना। If the only difference between L and N closure is the word lambda, is the only difference between L to power 2 and closure the word lambda? अब ये सोचिएगा, if the only difference between set L, the language L and L closure is the word lambda, यानी कि इसमें और इसमें सिर्फ lambda का फर्क है, and that is the only difference between L to power 2 and L closure, the word lambda। यानी कि अगर सेट आपने लिया L, उसमें और क्लोजर में भी लैम्डा का फर्क था, और अगर आपने उसकी पावर 2 ली है, उसमें और क्लोजर में भी फर्क लैम्डा का था, तो इसे आपने वाजे करना है। और ये सिंपल बात है, जो सेट L है वो क्या है, पावर 1 है, तो उसमें अगर ए बी के बराबर है तो लैम्डा होगा ही नहीं। क्यों होगा लैम्डा? L क्लोजर में तो आपने पावर 0 लेनी है, L2 होगा उसमें भी 0 नहीं आएगी पावर, ए बी है तो ए बी इंटू ए बी हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें भी डिफरेंस जाहिर है। इसी तरह L2 पावर 3 में L2 पावर n तक ये फर्क रहेगा। हाँ, L2 पावर 0 और L क्लोजर, इन दोनों में लैम्डा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हल करने वाला सवाल नहीं है, पूछने वाला क्वेश्चन है। उम्मीद है आपके माइंड में ये क्लियर हो गया होगा। ये पीछे भी पढ़ा है आपने,
कि क्लोजर में पावर 0 से शुरू होती है। ये जो सिंपल एल है, जैसे यहाँ पे एस है, ये पावर 1 है, तो अगर सिग्मा ए बी है तो इसमें तो लैम्डा नहीं आएगा, और एल टू पावर 2 में भी नहीं आएगा, ठीक है, एल टू पावर 0 में होगा, ठीक है, वो और एल क्लोजर में कॉमन होगा, बाकियों में ये डिफरेंस ही रहेगा। तो ये सॉल्व करने वाला नहीं, सोचने वाला क्वेश्चन था, एमसीक्यू टाइप। अब ये जो है ना, इसने क्या कहा है जी, डिफाइन द सेम, इनको अब एक्सपैंड करना, ये आपकी प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स, और ये आपने ज़रूर सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चंस जो है ना कि ये बराबर है, ठीक है। अब ये देखें कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, लैम्डा क्लोजर लैम्डा के बराबर है, ज़ाहिर लैम्डा क्लोजर में क्या होगा, लैम्डा लैम्डा 1 टाइम, लैम्डा 2 टाइम, लैम्डा n टाइम, और लैम्डा जिससे मल्टीप्लाई हो लैम्डा बन जाता है, और सेट थ्योरी में एक से ज़्यादा दफ़ा लफ्ज़ आता नहीं है, तो दोनों का जवाब लैम्डा हो जाएगा। इस तरह से आपने ये सारी एक्सपेंड करनी है। अब ये सेट दिए हुए हैं, इसकी मस्ट कंडीशन को इंग्लिश में डिफाइन कर देना। अब देखें, कोई एक मस्ट कंडीशन भी आप डिफाइन करें, सेट का काम पूरा हो जाता है, ये नहीं कि सारी बतानी है। अब देखें, पहली में क्या है, डेफिनेट ए आएगा, हर वर्ड में जो मर्जी वर्ड ले लें उसमें आपके पास डेफिनेट ए आएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरी में क्या है, डेफिनेट ए इफ एट ऑल लगा दें, सम लगा दें, डेफिनेटिव विल अकर इन एवरी वर्ड इफ एट ऑल, क्योंकि ऊपर क्लोजर है ना, तो पहला लैम्डा होगा, तो इफ एट ऑल वाला काम इसमें डेफिनेटिव भी आ रहा है। ये इस तरह से आप देखिएगा, बाकी ये फन है। ये 19 और 20 मेरा ख्याल है मैं ही कराऊंगा आपको, बल्कि 20 हो जाना है, 19 बता रहे हैं। ये भी देख लीजिएगा एक्सक्यूज मी सर। जी सर हमारी ना एक्चुअली मेरी नेक्स्ट क्लास की मीटिंग स्टार्ट हो गई है, तो काइंडली अगर अटेंडेंस ले लें। अच्छा, टाइम खत्म हो गया, ओ सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आज तो खाली नहीं होता लेक्चर, नो सर लैब है। टाइम टेबल चेंज हो गया नो सर नहीं है। जी सर मैम ने मैम वैसे ही पहले जब मैम ने पहले कर लिया लेक्चर अपना, मैम नताशा ने, यस सर, ताकि बाद में फिर ओके। चलिए जी, मैं आपकी अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ तो जुमेरात को हम फिर यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस मैंने आपकी डाउनलोड करके ओके सर। अल्लाह हाफिज़।